प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे महानुभाव से जो हमारे समाज के अध्यक्ष और हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम माननीय श्री नरेंद्र व्यास जी से मिलने जा रहे हैं। उनसे ही उनके बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो व्यास जी, कृपया बताएं आपके बारे में। आपने कहा है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है आपका, क्योंकि लिए हर पल और क्षण सम्मान भरा हुआ जीवन में रहा। मैं पहली से लेके 10वीं क्लास तक अपनी क्लास में ऑलवेज फर्स्ट रहा। हर साल मेरे को ये गौरव का क्षण था, और मैं जहां भी गया मतलब हर परिस्थिति मेरे हिसाब से उत्पन्न होती चली गई। 4 इयर्स में मेरे को एडमिशन नहीं मिला, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज नया खुल गया। डिग्निटी हुई। पंडित नेहरू से हम कार्यकारिणी के सदस्य थे, इसलिए पंडित नेहरू हमारा कॉलेज के भवन का भूमि पूजन करने आए थे, तो हमको सबसे पहले परिचय कराया गया और सामने बिठा दिया। फेस टू फेस बात। डॉक्टर शंकर दयाल जो भारत के राष्ट्रपति रहे, मैं साइंस एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। ये भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सही, अर्जुन सिंह जी। ईश्वर की कृपा से हर जगह मतलब बिल्कुल प्रधानता दी गई, और मुख्य रूप से मुझे जो चैलेंजिंग टास्क थे वो दिए गए। तो मेरे को जीवन भर मतलब जो है हर क्षण पे हर पल पे मतलब गौरवान्वित करने का मौका मिला। और चूंकि सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, वीआईपी की व्यवस्था साथ में होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को मेरे को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका। राजीव गांधी जी को भी देखा है मैंने, बहुत करीब से देखा है। इवन वर्तमान प्रधानमंत्री को देखने के लिए मैं पिछले टाइम पे गांधीनगर गया था। एक आध्यात्मिक शिविर था, उसमें मैं 7 दिन वहां रहा था। तो उनके जो गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी जो वर्तमान में स्वामी दयानंद जी थे, उनके भी मतलब उन्हें देह त्याग दिया है। तो उनका उस रोज संबोधन था, उस सभा में ये आए थे और आनंदीप बहन दोनों आए थे। और एक बहुत छोटी सी सभा थी, और हम 40-50 मतलब प्रतिभागी मतलब लिए थे। तो हमको बहुत करीब से और बहुत पास से मतलब देखने का मौका मिला। और उज्जैन में सिंहस्थ रहने से मुरारी बापू के सानिध्य मिला, और बड़े बड़े संतों का साथ मिला। और हमारे रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में जो भी रुकते थे, हम उनके ऑटोग्राफ ले लेते। तो उनको ऐसी एक बहुत बड़ी सूची है, मतलब समाज देश के विभिन्न डिग्निटरी से मिला। ये हमारे लिए बहुत गौरव। एक पल हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया कि हमारी पत्नी 2011 दिसंबर में हमारा साथ छोड़ के चली गई, लेकिन हम जब तक वो रही उनके दम पर मतलब हम ये सब काम करते रहे। हम अपना पूरा समय मतलब कार्य के लिए समर्पित था, और उनके लिए कार्य क्षेत्र छोड़ दिया था। आप घर देखिए, परिवार देखिए, बच्चों का एजुकेशन देखिए, किसको लेना देना, कहाँ जाना माना, ये सब आप करिए, ये सब आपके उस क्षेत्र में। तो उसकी वजह से हम इतना निर्भयता से इतना काम कर सके, निडरता से आगे बढ़ सके। हमारी मुख्य अभियंता ने हमको इंदौर पदस्थ कर दिया एज ए रिवार्डिंग प्राइज, इंदौर का हेडक्वार्टर नंबर 1 का। वहां हम 1.5 साल रहे, और उसी संबंध में फिर बाद में समाज के आशा कुमार जी त्रिवेदी जी से, प्रभाकर मुदगल जी से और समाज जनों से हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई। क्योंकि हम तो समाज से बहुत कटे हुए थे, भिन्न थे, इसलिए वहां हम समाज वालों से किसी से जानकारी हमारी नहीं थी। लेकिन चूंकि हम इंदौर में आए तो समाज जनों से हम पहली बार जुड़े, बहुत आत्मीयता दिखाई, बहुत अच्छा रहा। 1.5 साल के बाद फिर हमारे को रिवार्ड के स्वरूप पे पदस्थ, प्रमोशन के ऊपर धार में पदस्थ कर दिया। धार supposed to be the very big division of that time. Fortunately हमको 2014 में हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष कैलाश जी द्वारा अपना उत्तराधिकारी भी बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। हम उनके उत्तराधिकारी, इतने स्टालवर्ट पर्सनालिटी के, इतना देदीप्यमान जिनका व्यक्तित्व है, तो राजा भोज और गंगू तेली जैसा है, लेकिन उनका हम उत्तराधिकारी देकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद समाज की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नहीं, बहुत ये अच्छा, तो हमारी शासकीय होगी। बहुत ही बढ़िया, आपका इतना अच्छा और प्रभावी व्यक्तित्व रहा है। तो हम लोग को गर्व है, एक अध्यक्ष हैं ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके आए हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो अपने समाज के आपके पहले कौन कौन अध्यक्ष रह चुके हैं? अपने समाज के एक्चुअली मैं ये बताता हूँ, अध्यक्ष तो 3 ही हुए हैं। सबसे पहले तो मतलब मेरा तीसरा नंबर है, लेकिन पहले 7 अधिवेशन अभी तक हो चुके हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में खेड़ी घाट के ऊपर, नर्मदा के बड़वाहा के करीब। तो उसके जो सभापति हुए थे या अध्यक्ष कह लें,
वो गणपत जानकी राम दुबे थे पहले से अध्यक्ष, और उन्हें गौड़ समाज के नाम से, गौड़ ब्राह्मण के हिसाब से मतलब पहला सम्मेलन किया था। इसके बाद 1922 में मोरटक्का में दूसरा अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष जो थे देवकीकरण प्रसाद शुक्ला, ये उसके दूसरे अध्यक्ष थे, और इसके जो महामंत्री थे वो गणपत जानकी राम दुबे थे। तो ये जो नाम, ये आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज के नाम से ये अधिवेशन हुआ था। इसके बाद काफी वर्षों तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ और सन 1968 में, अर्थात 46 साल के बाद 1968 में अधिवेशन हुआ। 1968 के अधिवेशन के जो सचिव थे, वो अध्यक्ष थे लक्ष्मण त्रिवेदी थे। वो ये मान सकते हैं कि समाज के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि पहले अध्यक्षों का कोई विवरण मिलता नहीं इनसे पहले। और इसके बाद उन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात कैलाश जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ये अध्यक्ष रहे। और कैलाश जी के कार्यकाल में 1971 में कोटा में अधिवेशन हुआ, 1979 में ओमकारेश्वर में अधिवेशन हुआ और 1988 में धार में अधिवेशन हुआ। धार जब अधिवेशन हुआ था, हम धार में एग्जीक्यूटिव भी थे। बड़े कार्य से जुड़ने का गौरव फिर से हमको प्राप्त हुआ। और 1915 में हमारे कार्यकाल में मतलब अधिवेशन हुआ। तो इस तरह हमारा जो अध्यक्ष है वो तीसरा नाम कह सकते हैं। मतलब प्रतिनिधि सभा बुलाई थी, 100 से ज्यादा मेंबर थे, उसमें नामांतरण किए गए। हमारे अध्यक्ष पद के लिए दीपक जोशी का भी नाम आया था, फिर बाद में चूंकि पूछा गया तो उनकी सहमति नहीं थी, इसलिए उनको विड्रॉ करना पड़ा और हम अनअपोज मतलब अध्यक्ष बने, सुरेंद्र शुक्ला करके महामंत्री बने। तो ये कहना है कि इसका चुनाव नहीं हुआ है, कैलाश जी ने मतलब अपनी मर्जी से बना दिया, लेकिन उन्होंने इसका पालन किया है और बाकायदा मतलब घोषणा की गई है कौन कौन व्यक्ति आना चाहता है। तो सिर्फ 2 ही नाम थे, उसमें हमारे को मिल जाएगा। तो पहले अध्यक्ष हम इस तरह चुने गए। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। हमारे नए संविधान से 5 साल पूरा कर चुके हैं और लोगों ने के विश्वास पे लोगों ने हमको भारी मेजॉरिटी से फिर से अध्यक्ष चुन लिया है। तो हमारा ये दूसरा कार्यकाल। बहुत बढ़िया। पर मैंने देखा है कि इस पद के लिए लोग काफी लालायित रहते हैं, ऐसा क्या है इस पद में? भाई जो लालायित होती है उनसे पूछा जाए। हमने तो कैलाश जी को भी कहा ना करें, हम तो प्रशासकीय अधिकारी रहे, धार में जुड़ने थे, तब से जुड़े थे, हमको मालूम है आपकी क्षमताओं को हम आंक चुके हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस पद को ग्रहण करें, अच्छा रहेगा। मतलब इसमें लालायित होने के लिए समाज का नेतृत्व करने को मिल जाता है। सही बात भाई, आप समाज के प्रथम नागरिक बन जाते हैं, आपकी लोगों की सब निगाहें आपके तरफ रहती हैं, आपको लोगों की आलोचना सहने का भी अधिकार मिल जाता है और प्रशंसा तो आज के टाइम में बहुत कम लोग करते हैं, गालियां भी खाने को मिल जाती है। तो ये तो भी तो जो 5 वर्ष पूरे किए, इसमें समाज के लिए क्या क्या कार्य किया? हमने समाज के बहुत काम किए। पहला तो हमने अधिवेशन किया आते से, मतलब 1 साल के अंदर अधिवेशन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला अधिवेशन जो है 46 वर्ष के बाद हुआ था और दूसरा धार का जो अधिवेशन हुआ था सन 1900 अब जो हमने किया था वो 27 वर्ष के बाद किया। तो अध्यक्ष तो बहुत कई बार मतलब इसको ये बहुत गुरुतर कार्य है और हमने समाजजनों के सक्रिय कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये गुरुतर भार संभाला। और उस 1915 में जो अधिवेशन हुआ, आप भी पधारी थी, आपने वहां की व्यवस्था वगैरह सब देखी थी और हमारे आदरणीय आशीष द्विवेदी जी हमारे विशेष अतिथि थे, तो भी पधारे थे, ये हमारा गौरव था। और 2 दिन हमारा ये लगा कि उसमें कुछ समय कम हो गया है कुछ। कैलाश जोशी इतने लंबे समय तक मतलब अध्यक्ष रहे, तो उनके सामने किसी व्यक्ति की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, कोई उनको बोल नहीं सकता था, कह सकता ना थे। इतना उनका ओरा इतना ज्यादा था कि समाज का कोई भी व्यक्ति मतलब इस तरह साधारण व्यक्ति तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति, बहुत कम लोग उनके सामने जाके कुछ कह पाते। तो उससे ये हुआ कि समाज जो है ऑलमोस्ट सुसुप्त अवस्था में चला गया। तो हमने आते से समाज को जागृत किया, चेतना दी, स्वतंत्रता दी। नतीजा ये हुआ कि हमको ही लोग आलोचना करते हैं,
हम उसको सहन करते हैं। और आज कोई भी व्यक्ति मतलब अध्यक्ष से डायरेक्टली फोन पे बात कर सकता है, ये भी पहली बार हुआ। इसके बाद हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि पहली बार किया कि समाज का एक राष्ट्रीय कोष हमने परमार्थी ट्रस्ट बनाया, जो समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों के सहायता था। ये पहली बार हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत लोगों ने उसको बहुत योगदान किया और इसके माध्यम से समाज के लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। जो क्रिटिकल बीमार होते हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको मदद कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को मदद कर रहे हैं। हम बिना ब्याज के उनको ऋण दे रहे हैं। विधवा महिलाओं को, परित्यक्ताओं को अगर आवश्यकता है उनकी रोजी रोटी के लिए, मशीन वगैरह दिलाने के लिए, हम इससे वो कार्य भी कर रहे हैं। हमने समाज के कार्यों का विभाजन किया, मतलब कुछ समितियां बनाई हैं जिसमें जनगणना समिति है। समाज में की जनगणना की जानी है। पहले भी ये कार्य प्रारंभ किया था लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन अब हमें विश्वास है कि अब हम इस कार्यकाल में हमारे जनगणना का हो जाएगा। तो जनगणना समिति है, एक समन्वय समिति है जिसमें समाज में कहीं अगर विवाद होता है या तो ये समन्वय समिति में मतलब उन इस तरह के केसेस को हम भेज सकते हैं और उनको इसमें सुलझाए जा सकते हैं। और इसके बाद समाज के जो रीति रिवाज हैं उसको मैं कुछ पुरानी रीति को थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें हमने सुधार भी किए हैं। खास करके जो पगड़ी रस्म है मंगल शादी के टाइम पे, उसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं, पक्षी होगी, मामा पक्षी होगी, तो इस तरह इसका बहुत दृढ़ता से पालन किया जा रहा है। और खास करके जो पारोत्तरा बेल्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब देने लेने का है और लहान सिस्टम भी बहुत ज्यादा देने लेने का है। तो हमारे जो ब्यावरा के जो अध्यक्ष हैं ब्रजमोहन शर्मा, वो बड़ी दृढ़ता के साथ इस काम में लगे हैं और हमने देखा है एक दो जगह हम भी गए हैं, तो वो उन्होंने सिर्फ मतलब जो नियमानुसार जो होना चाहिए वो हुआ और मतलब लोगों ने उसका पालन करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। समाज में दहेज प्रथा है नहीं, समाज के अव्यय को रोकने के लिए मतलब जो है सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सामूहिक यज्ञोपवीत को प्रोत्साहित कर रहे हैं और समाज के द्वारा मतलब जो है विवाह योग्य व्यक्तियों का परिचय सम्मेलन भी हमने कराए हैं, जिसमें मतलब लोगों को आपस में मिलने का और रिश्ता तय करने का मतलब मौका मिल जाए। तो ये काम भी मतलब समाज स्तर पर कराया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात हुई, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हमारे समाज का जो नाम कहाँ से आया, राजा भोज का कहते हैं, लेकिन वो दिन कौन सा था, तो उस दिन को हमने स्थापना दिवस के रूप में माना है। और ये जो दिन है अघन सुदी पंचमी, अघन सुदी पंचमी मतलब ये दिन है संवत 1051, जब राजा भोज ने मतलब 22 आदिगोड़ ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित किया था और 22 यज्ञ का मतलब संकल्प किया था और 22 ब्राह्मणों को संकल्प यज्ञ के पश्चात उनको मतलब 22 गांव दक्षिणा के रूप में या उनको मतलब उनका सम्मान करते हुए दिया था। तो ये जो दिवस था 1022 वर्ष बाद 1023 में जो समाज का दिवस जो है हमने मनाया, स्थापना दिवस इंदौर में मनाया। और फॉर्चुनेटली हमने उसी दिन मनाया जब अगन सुदी पंचमी थी और रविवार था, उस रोज भी रविवार था और इस बार भी पहली बार भी रविवार था। तो ये इसमें बड़े काफी उत्साह से लोगों ने भाग लिया। आदरणीय कैलाश जोशी जी स्वयं उपस्थित थे, हमने वहां अपने बुजुर्गों का सम्मान किया, प्रतिभाओं का सम्मान किया और इस तरह का कार्यक्रम किया। तो पहली बार हमने मतलब समाज का गौरव जो के रूप में कह सकते हैं स्थापना दिवस की मतलब वो मनाया। इसके अतिरिक्त हमने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए और संपर्क बनाए रखने के लिए शाखाओं को मतलब सोचा है और कुछ नई शाखाएं भी बनाई हैं। 4 हमने नई शाखा बनाई है, उसमें ओमकारेश्वर है, आष्टा है, नसरुल्लागंज है, होशंगाबाद है। तो ये 4 तो नई शाखा बनाई हैं और पार्वत्य बेल्ट में भी हम 2 शाखा बना रहे हैं।
एक तो अंता में छिपावड़ में एक छापा बनाने वाले हैं और एक विदिशा में भी मतलब बनाएंगे, क्योंकि विदिशा के बेल्ट में भी समाज के बहुत लोग रहते हैं। तो इस तरह मतलब शाखाओं के बढ़ने से क्या होगा कि समाज के ग्रामीण अंचलों के लोगों को हम संपर्क कर सकते हैं और मतलब उनको बांट सकते हैं। तो ये काम भी किया जा रहा है। और इस बीच में हम जब अध्यक्ष रहे तो हम लगभग कई जगह हम मतलब टूर किया है, लोगों के जो कार्यक्रम हुए थे शाखाओं में हम उनमें भी गए हैं, ताकि मतलब संपर्क सतत बना रहे। और इसके अतिरिक्त समाज के लोगों के सुखी में और गमी में सब जगह हमने जाने का समय निकाला है। और हमें ये कार्य करते हुए एक समाज का एक अच्छा काम लगा तो हमने किया है। महिलाओं के लिए मतलब स्वतंत्र रूप से संगठन हमने पहली बार मतलब बनाया, महिलाओं का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, और उसकी अध्यक्षता श्रीमती उमा उपाध्याय जी को हमने बनाया। आपकी बुआ जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो हमें कहते हुए हर्ष है कि मतलब हमने मतलब महिलाओं का बहुत ध्यान रखा, महिलाओं को हमने अपने सराखों दिया, सम्मान दिया। तो और आज भी हमने हमारी विभिन्न समितियों में और कार्यकारिणी में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया है, जबकि ये कम है, लेकिन महिलाओं को हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। तो ये काम भी किया। इसके अतिरिक्त मतलब जो है मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो निम्न आय वर्ग लोगों के लिए मतलब उपयोगी होती है। तो हमने एक सेल बनाया है, उसमें मतलब इस तरह की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मतलब उसका चयन करते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी तरह मतलब समाज के वर्ग के लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। समाज की धर्मशालाएं के बारे में भी काम किया है। समाज में जहां जहां धर्मशालाएं, हम ये चाहते हैं कि वहां पे कम से कम एक दिन हफ्ते में रविवार के दिन कुछ वैदिक पाठशालाएं चलाई जाएं, कुछ मंत्रों का और पूजन विधि मतलब हमारे बच्चों को संस्कारित किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और अभी ये इस वजह से कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, अदरवाइज धार में और स्नातक शाखा में ये कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित कर दिया था। तो समाज के बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए भी हमारे किया है। और सबसे बड़ा और आधुनिक जो काम किया है वो समाज को हमने हाईटेक किया। हाईटेक का मतलब ये पहले जो हमारा समय व्यर्थ होता था करस्पॉन्डेंस वगैरह में, उसको हमने कम करने के लिए अब ये ईमेल से और व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब हमने समाज को जोड़ा है। कई ग्रुप बना दिए हैं, अध्यक्ष सचिव के, वहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी के, प्रतिनिधि सभा के। इससे मतलब समाज में काफी जागृति और सब लोग मतलब इस तरह जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे कार्य हैं जो हम करते रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास। समाज तो में करते रहे जी। धार में काफी अपने समाज के काफी धार पंडित, में तो उनके लिए हम कुछ सोच सकते हैं क्या समाज के द्वारा? हाँ, ये हमारे रीति नीति में है कि आने वाले टाइम में हम कुछ अपने समाज के लोगों को ग्रामीण अंचलों में लोगों को जो 8वीं तक पढ़े हैं या कुछ जो पंडिताई का मतलब शिक्षण देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया है। और मतलब उनका पंडिताई का कोर्स निःशुल्क किया जाएगा। समाज के हमारे ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट ने ये जिम्मा लिया है और वो ये पंडिताई का काम मतलब आगे करने का मतलब हमारा विचार है। बहुत अच्छे हैं। तो अभी तो सब काम ऑनलाइन ही हो रहा है आजकल, तो मिलना तो सबका बंद ही हो गया है। हाँ, कोरोना ये कोरोना ऐप है जिसमें सब लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो अगर ऐसी कोई ऐप हो जाए तो उसमें हमको पता पड़ जाएगी कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, ये सारा ब्यौरा हाँ नहीं, आपको ये एक्चुअली ये हमारे उसमें है कि हमारे एक वेबसाइट, अपना समाज की एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे हम ये चाहते हैं कि समाज के जितने भी हमारे विदेश में रहने वाले लोग हैं, हमारे भारत के रहने वाले जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनका पूरा कार्य प्रणाली और उनका मतलब एक और इस तरह और भी जो विशिष्टताएं हैं वो उसके प्रोफाइल डाले, ताकि हमारे समाज जन उनसे कुछ प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके। और इस वेबसाइट के माध्यम से भी मतलब हम समाज से जुड़े हुए हैं। अपने समाज जी। के भारत में और बाहर कितने लोग हैं, कुछ
संख्या आपको कुछ पता हो तो? हाँ हाँ है, 300 से लेके 500 परिवार मतलब बाहर होना चाहिए। उनसे हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 40-50 लोगों से जुड़ भी गए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है जो इसमें अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए, और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह मतलब उन लोगों को सबको जोड़ा जाएगा। शादियां टिक नहीं पा रही हैं, मतलब तलाक हो रहे हैं, तो इसके लिए समाज की क्या पहल है? समाज की पहल ये है कि ये तो अभी कुछ ज्यादा ही मतलब हो रहा है, और इसका कारण आत्मनिर्भरता मुख्य कारण हो गया है। क्योंकि महिलाएं और लड़के ज्यादा पढ़ गए हैं, वो एक दूसरे से अपने आप को कम नहीं समझते हैं, इसलिए समन्वय ठीक से हो नहीं पाता है। और वो समझते हैं कि मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं ज्यादा कमाता हूँ, मैं ज्यादा कमाती हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी, मेरी शर्तों पे रहूंगी। तो ये तो मतलब एक हम समन्वय सेल हमने बनाया है। इस तरह के अगर कोई प्रकरण आएंगे तो समन्वय सेल में उसके हमारे अध्यक्ष जो हैं मतलब विनोद तिवारी जी हैं, वो समन्वय करेंगे और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे भाई ये किसी तरह मतलब फिर से जोड़ी चले मतलब आराम से। पर ऐसे अपने समाज के लोगों को पता है कि आपने ऐसे सेल बनाए हुए हैं जिसमें आप हाँ, सभी जाके? शाखाओं को पता है, सभी शाखाओं को पता है, अध्यक्षों को पता है, तो शाखाओं को भी पता है। तो शाखा और अध्यक्षों को और महामंत्री को और स्टाफ को पता है, तो समाज के लोगों को पता होना चाहिए। मतलब उनका हर अपनी शाखा के अंदर उनका इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ कौन सा केस ऐसा है, कहाँ रिफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आजकल अपने समाज में बुजुर्ग भी काफी हो गए हैं, रह गए हैं। बच्चे तो सब अपने अपने कामों की वजह से कोई दूसरे शहर में चले गए हैं या कुछ। तो उन बुजुर्गों के लिए हम क्या सोच रहे हैं समाज? समाज की तरफ से तो हमारा समाज जो है बड़ा एक्चुअली मध्यम वर्ग कम, मतलब निम्न आय वर्ग का ज्यादा है। तो हम इस तरह की कोई सुविधा तो उनको नहीं दे सकते बड़े स्थानों पे कि कोई वृद्धाश्रम ऐसा एक अपना अपना समाज का घर हो जहाँ के लोग वहां रहें। इस तरह के लोग जो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं, थोड़ा अकेला, जिनको उनको हम रुक सकते हैं। जैसे पूना के अंदर बहुत से इस तरह के मकान बने हुए हैं, लेकिन हम अभी इस स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब हमारा प्रयास है कि हम इस तरह के जो अपने वरिष्ठ लोग हैं उनसे हम जुड़े रहें। हम उनका हमारी हर शाखा उनके यहाँ जो कार्यक्रम करती हैं उसमें उनका उनको आमंत्रित किया जाता है, विशेष रूप से उनको सम्मानित किया जाता है और उनको समाज से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जाता है। केंद्रीय स्तर पे भी मतलब ये किया जाता था। पिछले टाइम पे डॉक्टर लक्ष्मण जी का मतलब जो 92 का एक जन्मदिन मना था, एक जन्मदिन पर हम भी उनको सम्मानित करने के लिए जयपुर गए हुए थे। तो ऐसा सम्मानित करना चाहिए। दूसरे केंद्रीय कार्यकारिणी में उनको संरक्षक के पद पे भी रखा गया है। विशेष आमंत्रित पे भी जो इस लोग हैं, इस योग्य हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। उनकी राय हर समय लेने का प्रयास करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम हमेशा चाहते हैं। अभी तो इतना ही किया जा सकता है। बाकी तो बुजुर्गों को स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि उनको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, उनको मतलब शारीरिक रूप से सक्षम बनने का प्रयास करना पड़ेगा, स्वस्थ रहने का हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। हर दिन उनको योग और प्राणायाम करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, तो उनका स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो आध्यात्मिक रूप से भी वो ईश्वर से जुड़े रहेंगे। तो उनको इस तरह का अकेलापन महसूस नहीं होगा, और वो अगर थोड़ा एक्टिव होंगे तो वो अपने आप ही समाज के जनों से जुड़ जाएंगे, और उनको भी अच्छा लगेगा और समाज को भी अच्छा लगेगा। ऐसा मेरा मानना है जी। अच्छा, आप बतौर अध्यक्ष अपने समाज के युवा वर्ग के लिए क्या कार्य किए हैं और आगे आने वाले समय में क्या क्या कार्य करने की इच्छा रखते हैं? आने वाले समय में तो लगभग हम योजनाएं जो हमने अपनी सारी बताई है इन्हीं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम समाज के बच्चों को प्रेरित करें ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा भाग ले सकें। वो आईआईएम में जाएं, आईआईटी में जाएं, आईएएस और आईपीएस में जाएं। ऐसा करके हम ऐसा ज्यादा शिक्षित हैं, और आज भी जो समाज में जो लोग हमारे बढ़ गए आगे, उनके बच्चे शिक्षित हो गए हैं ज्यादा। इस कारण मतलब वो समाज में समृद्धि भी आई है और वो बढ़े। तो समाज में आगे बढ़ना, समृद्धि लाने का मुख्य
यही एक वो है बिंदु कि हम इस पे कंसंट्रेट करें। हर परिवार मतलब अपने बच्चों को ऐसा वातावरण दे कि हम दे, और हमारा ये दायित्व है कि हम मतलब हम उन लोगों को प्रेरणा दें। और प्रेरणा देने के लिए समाज के इस तरह के जितने भी मतलब व्यक्तित्व हैं, दैदीप्यमान व्यक्तित्व हैं, उनको मतलब समय समय पे हम आमंत्रित करें, उनका साक्षात्कार कराएं, और उनकी जो बायोग्राफी है वो एक वेबसाइट पे डालें ताकि वो उनको देख सकें और कुछ प्रेरणा ले सकें। एक तो ये हो गया उच्च शिक्षा चाहेंगे। दूसरा हम ये चाहेंगे कि वो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा पीछे ना पड़े, वो अपना स्वयं का व्यवसाय मतलब करने का प्रयास करें, बजाय वो खुद मतलब नौकर बने। नौकर रखने का प्रयास क्या है। आज भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ऋण योजना में बहुत मदद दी है। 10 लाख तक का ऋण बिना गारंटी के लिया जा सकता है। और इसके बाद भी अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिनमें उनको गारंटी की जरूरत है, तो समाज का जो ट्रस्ट है वो बैंक गारंटी उनकी तरफ से देगा और वो इस काम के लिए आगे बढ़े, ऐसा हमारा मानना है। और विदेश से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हम उनसे भी सहयोग लेंगे कि किसी तरह मतलब हम जो समाज के जो आर्थिक स्थिति भी बहुत कम है, और ये समाज की ही नहीं मतलब ये जो केंद्र है इसकी भी है, शाखाओं की भी है। तो अगर विदेश के लोगों से जुड़ेंगे तो उससे हमको कुछ मदद मिलेगी और हमारे ट्रस्ट में कुछ योगदान उनका मिले, ताकि हम ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे निम्न आय वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षण के क्षेत्र में उनको कंपटीशन के लिए क्लासेस में उनको भेज सकें, कुछ कोचिंग क्लासेस में उनको भेज सकें, ऐसा हम चाहते हैं। आपने ट्रस्ट के माध्यम से अभी तक कितने लोगों की मदद की है? अभी तक हमने 25 लोगों 20-25 लोगों की मदद की होगी ट्रस्ट के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि आप भी अपना योगदान दें, क्योंकि द्विवेदी परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। राजस्थान के द्विवेदी परिवार हैं, लक्ष्मण जी शर्मा परिवार हैं, घीसालाल जी परिवार जो थे वो हैं। इस तरह के कुछ प्रतिष्ठित परिवार है। इन्होंने समाज को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है। वहाँ समाज की, पूरे समाज की राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी धर्मशाला कोटा में बनी है, और वो कोटा में जो धर्मशाला बनी है वो आप सब लोगों के सहयोग से बनी है, ये हमको मालूम। तो जो सहयोग उन्होंने कोटा में दिया है उसका कुछ अंश जो है इधर भी देने का इरादा रखें, ऐसा हम मानते हैं। अपने समाज में कोई बाविसा समाज बोलता है, कोई बाविसा पारोत्रा समाज बोलता है, कोई आदिगौड़ ब्राह्मण समाज बोलता है। बच्चों को हम क्या बताएं कि हमारा समाज का नाम क्या है? एक्चुअली ये विवाद जो 100 साल से चल रहा है, और इसका समाधान करने का प्रयास आदरणीय कैलाश जी ने और मूलाराम जी जोशी जी ने भी भरसक किया। और उन्होंने जाते जाते अपने कार्यभार देने से 6 महीने पहले उन्होंने इस कार्य का आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज से अखिल भारतीय स्तर पर इसका पंजीकरण करा दिया। एक्चुअली क्या अखिल भारतीय का पंजीकरण, वो एक्चुअली बेसिकली हम मूल रूप से आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण है, क्योंकि राजा भोज ने आदिगौड़ चुने हुए विद्वान आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज को ही बुलाया था, और उन्होंने ही, और जो चंबल से इधर रह गए वो इधर के मतलब आदिगौड़ रह गए। तो दूसरे सम्मेलन में भी मतलब समाज का नाम आदिगौड़। सम्मेलन में जिसमें समाज मतलब हमसे जुड़ने आया इंदौर में, तब समाज के जो बैनर था वो आदिगौड़ के नाम से ही था। तीसरे सम्मेलन की एक वो चित्र है जिसमें समाज का लिखा है आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज। तो मूलतः क्या है, तीसरे सम्मेलन में जो पारोत्रा ब्राह्मण समाज था वो आदिगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज से मिलन करने के लिए आया था। लेकिन वहां पर आदिगौड़ और आदिगौड़ में मतलब थोड़ा विवाद हो गया। आदिगौड़ मतलब ये निमाड़ तरफ के लोग आदिगौड़ चाहते थे, और मालवा के लोग मतलब धार वगैरह के लोग आदिगौड़ चाहते थे। तो जब ये विवाद चढ़ा तो आदरणीय लक्ष्मीकांत त्रिवेदी ने उसका समाधान करते हुए मतलब कहा कि भाई ऐसा करते हैं, ये विवाद छोड़िए, ये कार्यकारिणी अदरवाइज ये 2-3 दिन में मतलब कुछ काम नहीं कर पाएंगे और सब सभा भंग हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम अभी इसका नाम अखिल भारतीय बाविसा ब्राह्मण समाज रख देते हैं,
और एक उन्होंने कमेटी निर्धारित कर दी जो ये देखेगा कि आदि गुड़ में से किसका नाम रखना चाहिए। मतलब उन्होंने इसको नहीं चलाया था, लेकिन उन्होंने ये चाहा था कि इन दोनों में से ये तय किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो कमेटी ने कोई निर्णय आज तक दिया नहीं, और वो अखिल भारतीय बाविसा ब्राह्मण समाज से 46 वर्ष चल गई। तो 46 वर्ष चलने से हर आदमी मतलब वो अधिकार मानने लगता है कि नहीं, समाज का नाम यही है। अखिल भारतीय जो है ये कार्यक्षेत्र है, और बाविसा ब्राह्मण समाज, इस तरह ब्राह्मण में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो बाविसा ब्राह्मण के नाम से हो। पूरे ब्राह्मणों की सूचियों में आप देख लीजिए, बाविसा ब्राह्मण कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। तो ब्राह्मणों का जो मूल परिचय है आदिगुण है, हमारा जो मूल परिचय है आदिगुण है, और इसीलिए हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। और अभी भी विवाद चल रहा है, क्योंकि 71 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारोत्रा कोटा में हुआ था। उसमें इन लोगों ने ये तय कर लिया कि पारोत्रा शब्द भी ना बोला जाए, आदिगुण से काम चल जाएगा। समाज का जो अखिल भारतीय नाम चल रहा है इससे काम चल जाएगा, और पारोत्रा शब्द को बंद कर दिया जाए। लेकिन ये बंद भी नहीं हुआ, विवाद चलता रहा। ये रजिस्ट्रेशन 2014 में जुलाई में हो गया है, इसके बाद आदिगुण के नाम से चल रहा है, और इनको भी हम आदिगुण से जोड़ना चाहते हैं। तो अब हमारा कार्यकारिणी में ये तय हुआ है कि समाज का नाम आदिगुण बाविसा पारोत्रा ब्राह्मण समाज, इस तरह मतलब रख के हम अपने प्रतिनिधि सभा में इसको अंतिम स्वीकृति लेना चाहेंगे। और इसके साथ मतलब जो इनका जो विवाद है अखिल भारतीय वालों का, वो कहते हैं कि भाई इसका भी समावेश किया जाए। तो हम नीचे जो लिखने वाले हैं संगठन अखिल भारतीय बाविसा ब्राह्मण समाज, तो अखिल भारतीय का नाम नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो है आदिगुण बाविसा पारोत्रा ब्राह्मण समाज आए। तो इस तरह मतलब पारोत्रा ब्राह्मण समाज का भी समाधान हो जाएगा, जो वो अखिल का भी समाधान हो जाएगा। और इस तरह का निर्णय आदरणीय कैलाश जोशी ने अप्रैल 2016 में हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के उसमें कहा था। उनने दो बात की थी कि समाज का नाम तो आदिगुण बाविसा ब्राह्मण समाज रहेगा, और संगठन का नाम अखिल भारतीय बाविसा ब्राह्मण समाज हो जाएगा। और इस निर्णय को हमने 4 मई के पत्र में पूरे समाज को अवगत करा दिया गया था हमारे केंद्र के अध्यक्ष द्वारा, कि भाई केंद्र जो है अपना नाम, केंद्र अपना आदिगुण बाविसा ब्राह्मण समाज रखेगा, और संगठन का नाम अखिल भारतीय केंद्र रखेगा। बाकी जो शाखाएं अपना जो पुराना नाम चल रही हैं तो अपने उसी नाम से चल सकती हैं। तो इसलिए जो शाखाएं जो नाम लिख रही हैं उनको स्वतंत्रता है, कोई पारोत्रा लिखना चाहे शाखा लिखे, कोई बाविसा लिखना चाहे लिखे, कोई अखिल लिखना चाहे लिखे, ये कोई आदिगुण लिखना चाहे लिखे। लेकिन मूलतः मतलब जो केंद्र जो है आदिगुण बाविसा ब्राह्मण समाज रहेगा, क्योंकि केंद्र ही एक्चुअली पहचान है। तो इसलिए हम आदिगुण बाविसा ब्राह्मण, और इसका समाधान हमारा अगली जो हमारी कार्यकारिणी इसकी बैठक होगी प्रतिनिधि सभा की, ये कोरोना समाप्त होने के बाद, इसमें निराकरण होके हम फिर से एकजुट हो जाएंगे। और हमारा आपने जो पूछा था कि अगला कार्यक्रम में क्या है, तो हमारे अगले कार्यक्रम में ये है कि हमारे कार्यकाल में एक अधिवेशन और करना चाहते हैं, और वो हम अधिवेशन या तो हम ब्यावरा में करना चाहते हैं, अगर ब्यावरा के लोग सहमत हो गए, नहीं तो भोपाल में करेंगे, मतलब उसका केंद्र यहाँ रहेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो पारोत्रा बेल्ट के लोगों को हम आमंत्रित कर सकें। और उनको ऐसा लगता है कि हमको मतलब 2M दर्जा का अधिकार दिया गया है, ये है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, आप हमारे साथ उतने ही सहभागी हैं समाज के नाम के और हर काम में और कदम कदम पे। और अभी भी हमने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी में जो 5 उपाध्यक्ष बनाए हैं, उसमें से 5 उपाध्यक्ष में से 3 उपाध्यक्ष पारोत्रा ब्राह्मण से लिया है। एक हमने कोटा से रमेश चंद्र जी शर्मा को लिया है उपाध्यक्ष हमारे, एक भोपाल से ओम प्रकाश जी तिवारी को लिया है, और एक यहाँ आस्था के पास जो एक स्थान है वहां से हमने लिया है उमा शंकर जी शर्मा को। तो अभी भी हमने मतलब 60% जो है उनमें से लिया, और हमारी कार्यकारिणी में भी हमने बहुत उनको समागत किया है। तो हम उनको अप्रसन्न नहीं करना चाहते, हम उनको प्रसन्न देखना चाहते हैं, हम उनके साथ पूर्णतः जुड़ना चाहते हैं, ये हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं और करते आए हैं, और ये हम अपने काल के अंदर इसको पूर्ण करेंगे, ऐसा हम फिर से आपकी कार्यकारिणी में महिलाओं की भी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन महिलाएं के साथ ये प्रॉब्लम है दी, हमने अपनी कार्यकारिणी हमारे पास रखी,
कोटा से श्रीमती करुणा शर्मा को लिया है, श्रीमती अर्चना शर्मा को लिया है, बस कोटा में ही महिलाओं की और भागीदारी है, बाकी उज्जैन जगह से हमने लिया श्रीमती वंदना पांडे को। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि ये लोग मीटिंग में भी आती नहीं है और अपना प्रतिनिधित्व जैसा समाज को देना चाहिए उसमें साइलेंस ज्यादा रहती है। मतलब इस वजह से मतलब वो हम चाहते तो जरूर हैं, लेकिन उनको भी मतलब निर्भीकता से आगे आना चाहिए, ताकि मतलब हम उनको वो ऐसा दिखाना चाहिए कि भाई हमको बराबरी का दर्जा दिया जाए। हम निश्चित रूप से इसको 33% तो करेंगे कम। अभी हमारा थोड़ा प्रतिनिधित्व कम है। ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और धन्यवाद बहुत बहुत हमको समाज के इतने पहलुओं से अवगत कराने के लिए और अपनी सोच इतनी सकारात्मक रखने के लिए, सबको साथ में लेकर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे आने वाले वर्षों में देखते हैं कि हमारा समाज कहाँ उन्नति करता है आपके नेतृत्व में। तो समाज को बारे में कुछ जानने की आपने उत्सुकता जगाई और हमको सब तक पहुंचना का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।